जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश के बारे में। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने खिलजी वंश को कंप्लीटली डिस्कस किया था, एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं था। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देखिए। एक सीक्वेंस वे में अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी और आसानी भी होगी आपको पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। दोस्तों, हम तुगलक वंश के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से शासक यहाँ पे हुए हैं। तो सबसे पहले थे गयासुद्दीन तुगलक, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। इन्होंने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आए फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, वैसे तो शासक कई थे, लेकिन हमें सिर्फ इन तीनों के बारे में ज्यादा याद रखना है। अगर इन जो बाकी हैं इनके बारे में अगर आप ना भी याद रखोगे तो भी काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेनली जो हमें मतलब हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यही तीन शासक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम नसीरुद्दीन महमूद शाह को भी देखेंगे, क्योंकि इन्होंने भी थोड़ा लंबे टाइम तक शासन किया था। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से हम पढ़ेंगे। तो 1320 ईस्वी में गाजी मलिक के साथ हुए युद्ध में नसीरुद्दीन खुसरो शाह पराजित होकर मारा गया। कौन मारा गया था? खुसरो शाह। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तथा गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। क्या नाम रखा इसने खुद का? इसने रखा गयासुद्दीन तुगलक, और पहले नाम क्या था इसका? नाम था गाजी मलिक। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में खिलजी वंश समाप्त हो गया तथा एक नए वंश तुगलक वंश का उदय हुआ। किसके साथ ही? खुसरो शाह की मृत्यु के साथ ही एक नए वंश तुगलक वंश का यहाँ पे उदय होता है। तो चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे बाहर किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट आने वाला नहीं है। बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। उस टाइम की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उस टाइम पे चल रहा था। इस समय दिल्ली सल्तनत के संबंध में मोहम्मद गोरी के प्रति जनता में जो श्रद्धा भाव था वो समाप्त हो चुका था, क्योंकि काफी टाइम हो गया था मोहम्मद गोरी को जाए हुए। आंतरिक षड्यंत्रों के माध्यम से सुल्तान बनना ज्यादा सरल हो जाता था उस टाइम पे, हमने देखा भी है। जैसे अगर बात करें हम दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान से लेकर के, रजिया सुल्तान को भी एक षड्यंत्र के तहत ही मरवाया गया था। उसके बाद जो बलबन थे वो भी षड्यंत्र के थ्रू शासक बने थे। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो इन्होंने भी एक षड्यंत्र के जरिए ही अपने जो उनके चाचा थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उनको मरवा करके वो शासक बने थे। तो षड्यंत्र के जरिए आसान हो गया था शासक बनना। फिरोज खिलजी बलबन द्वारा प्रतिपादित राजतों के सिद्धांत एवं लौह एवं रक्त की नीति का परित्याग कर देते हैं तथा उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के साथ सत्ता का संचालन करता है। फिरोज खिलजी किसकी बात कर रहे हैं? जो खिलजी वंश के संस्थापक थे। वो जो बलबन की नीतियां थी उनको ठुकरा करके एक उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के साथ सत्ता का संचालन करते हैं। किंतु इसके बाद बनने वाले सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके द्वारा फिर से एक कठोर और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। काफी डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, वैसे भी क्योंकि वो काफी वृद्ध थे जो फिरोज खिलजी थे, और ये काफी जवान थे। तो इस करके इनकी मतलब सोच के अंदर भी ज्यादा फर्क था। तथा आर्थिक सुधारों और दक्षिण भारत में विजय अभियानों के माध्यम से सैनिक शक्ति को मजबूत करने का प्रयत्न इन्होंने किया था। ये हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ी पिछली कहानी हम पढ़ रहे हैं ताकि चीजें आगे वाली पढ़ने में ज्यादा आसानी हो। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद बनने वाले जो सुल्तान थे वो ज्यादा योग्य नहीं थे, और उनके अंदर दूरदर्शिता की भी कमी थी। ज्यादा सोच नहीं पाते थे वो कि लंबा शासन कैसे चलाना है, जिस कारण परस्पर षड्यंत्र के माध्यम से निरंतर सत्ता का परिवर्तन होता रहा। किंतु पंजाब प्रांत के प्रशासक मलिक मुबारक शाह वही हैं दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे, तुगलक वंश की स्थापना जिन्होंने की। ये तत्कालीन सुल्तान खुसरो शाह को युद्ध में पराजित करके खिलजी वंश की समाप्ति कर देता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो स्पष्ट होता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में न केवल षड्यंत्र बल्कि युद्ध संघर्ष के माध्यम से भी सत्ता प्राप्ति की चेष्टा होने लगी थी, एवं दिल्ली सल्तनत का लगभग समस्त उत्तर भारत के ऊपर प्रत्यक्ष अधिकार हो गया था। जो दिल्ली सल्तनत थी उसका जो उत्तरी भारत था उसके ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पे अधिकार हो चुका था।
साथ ही दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्सों पर दिल्ली के सुल्तान का संप्रभु अधिकार था। उस टाइम पे दक्षिण भारत के ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ हिस्सों पर दिल्ली का अधिकार होता था। आगे देखते हैं, तुगलक वंश का नामकरण कैसे हुआ, मतलब कौन थे तुगलक, कहां से आए थे, किस तरीके से। जैसे हमने खिलजियों के बारे में डिस्कस किया था, अब यहाँ पे तुगलकों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो तुगलक वंश के संबंध में भी इतिहासकारों के काफी सारे मत प्रचलित हैं। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी हुई तुगलक नामक पुस्तक है, जिसके अनुसार तुगलक नाम जातिगत न होकर व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत मतलब उपाधि से समझ सकते हो आप कि तुगलक एक उपाधि थी, कोई जातिगत ये नाम नहीं था। आगे इब्न बतूता के अनुसार तुगलक को तुर्किस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले करोना वंश से संबंधित बताया जाता है। करोना वंश, नाम ध्यान रखना, कौन से वंश से संबंधित, करोना वंश। करोना शब्द का जो एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है कर्ण। अब कर्ण को जैसे हम, आपको पता ही है इतिहास में कर्ण को किस तरीके से जाना जाता है, शूद्र पुत्र के नाम से उनको जाना जाता है। अब कर्ण का अर्थ क्या होता है कि जिस जो एक ऐसी मिश्रित जाति होती है जिसके पिता क्षत्रिय होते हैं और माता शूद्र हो। ये इब्न बतूता के अनुसार इनके लिए जो दृष्टिकोण था। आगे मार्को पोलो ने भी तुगलक को मिश्रित जाति मानते हुए कहा है कि ग्यासुद्दीन जो तुगलक थे, इनके पिता मंगोल थे और माता क्या थी, भारतीय थी। तो ये दो प्रचलित मत वहां पे थे तुगलकों के बारे में। तो उपयुक्त इतिहासकारों के मतों के बाद तुगलक वंश के संबंध में एक सर्वमान्य धारणा यह है कि तुगलक मूलतः तुर्की के करोना वंश से संबंधित एक मिश्रित जाति थी, जिसमें पिता कौन थे, मंगोल, और माता भारतीय थी। तो हमने डिस्कस किया कि मतलब क्या थे ये तुगलक, इनका नामकरण कैसे पड़ा था। आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़े और महत्वपूर्ण तथ्य है। जो दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, यही था। इसने लगभग 94 वर्षों तक शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। कब से कब तक किया था, 1320 से लेकर के और 1414 ईस्वी तक इनका शासन चला था। लगभग 94 साल इनका शासन था। दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत पर विस्तार करने वाला वंश यही था। मतलब पहले थोड़ा बहुत था, ज्यादातर इन्होंने ही किया था दक्षिण भारत तक विस्तार। शासन व्यवस्था को सुचारू संचालन पर अधिक बल देने वाला वंश भी यही था। और सबसे अधिक मंगोल आक्रमण को प्राप्त करने वाला वंश भी यही था। माना जाता है कि टोटल 29 टाइम जो है मंगोलों ने उस टाइम पे भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसने झेले थे, ये तुगलक वंश ने ही झेले थे। मंगोलों पर विजय प्राप्त कर सदैव के लिए, नहीं हमेशा के लिए, उनके भय से मुक्त करवा दिया था इन्होंने भारत को। तो यही वंश था जिन्होंने मंगोलों पर विजय प्राप्त की थी और सदा के लिए उनके भय को समाप्त कर दिया था। समझ रहे हो ना। आगे दोस्तों बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जो इस वंश के संस्थापक थे। इनके बारे में डिटेल में एक एक चीज हम पढ़ेंगे। तो इनको सर्वसम्मति से बनने वाला मध्यकालीन भारत का पहला शासक बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है दोस्तों, इसके पीछे कहानी थी। वो कहानी क्या थी कि जब इन्होंने खुसरो शाह, जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे, इनसे युद्ध करके उनको मार डाला था, तब इन्होंने मतलब वहां पे लोगों को ये बोला था कि जो ये खुसरो शाह था, ये षड्यंत्र कर रहा था, मतलब ये खिलजी वंश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, इसलिए मैंने इसको खत्म किया है। और अगर कोई व्यक्ति हो जो मतलब इस वंश का अगला उत्तराधिकारी बनने का इच्छुक हो तो बता सकते हो आप। तो इसने लोगों से पूछा था, ऐसे ऐसे इतिहासकार बोलते हैं। तो फिर कोई नहीं सामने आया, क्योंकि उनको भी शक था कि अगर कोई सामने आएगा तो ये उसका भी कत्ल कर देगा। तो फिर सर्वसम्मति से इसको ही अगला वहां का शासक बना दिया था, सुल्तान बना दिया था दिल्ली की राजगद्दी का। तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके अन्य नाम क्या क्या थे ये जान लेते हैं। इनको गाजी मलिक और तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है दोस्तों। इससे पहले मोहम्मद गजनबी ने भी गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का तात्पर्य क्या होता है, ये होता है काफिरों को समाप्त करने वाला, गाजी का मतलब होता है। पाकिस्तान के मुल्तान की मस्जिद से प्राप्त एक अभिलेख में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 29 बार मंगोलों को पराजित करके गाजी उल मलिक की उपाधि धारण करने का दावा किया गया है। यानी कि इसने 29 बार मंगोलों को हराया था। अब ये भी सोच सकते हो दोस्तों कि मतलब इतने क्या पागल थे वो भारत के पीछे कि 29 बार उनको भारत के ऊपर आक्रमण करना पड़ा। तो मतलब कुछ तो बात थी उस टाइम पे भारत के एरिया में। समझ रहे हो ना। सोने की चिड़िया वैसे ही नहीं बुलाया जाता था उस टाइम पे इंडिया को। आगे देखते हैं इनकी आर्थिक नीतियों के बारे में। दोस्तों
काफी सुधार इन्होंने किए थे। गयासुद्दीन जो तुगलक थे, हालांकि शासन इन्होंने 5 साल तक ही किया था, लेकिन काफी परिवर्तन और काफी अच्छे सुधार इन्होंने अपने शासन काल के अंदर किए थे। कुछ जो खराब नीतियां, जो कठोर नीतियां अलाउद्दीन खिलजी बना के आया था, उनको समाप्त करके थोड़ी उदारता से इन्होंने शासन चलाया था। चलिए देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई कठोर एवं केंद्रित आर्थिक नीति को त्याग करते हुए उदार एवं नियंत्रित प्रकार की संतुलित नीति अपनाई। मतलब अलाउद्दीन खिलजी की जो नीतियां थी काफी सारी, वो कठोर थी और केंद्रित थी। केंद्रित मतलब सारा का सारा सिस्टम उसके खुद के ही हाथ में होता था, लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, मतलब वो खुद चलाता था सारा सिस्टम। लेकिन इसने थोड़ी उदार नीति अपनाई, थोड़ी संतुलित नीति इसने बनाई। गयासुद्दीन सल्तनत काल का पहला शासक था जिसका मानना था कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए कर के बजाय, यानी कि टैक्स के बजाय, उत्पादन बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। कि उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हम टैक्स भी ज्यादा हमारे पास आ ही जाएगा, लेकिन लोग भी उससे संतुष्ट होंगे। फिर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो लोग टैक्स देने में भी कोई उनको हर्ज नहीं होगा। किसानों की स्थिति में सुधार करना, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, उनके दो उद्देश्य थे। कौन कौन से? कि किसानों की स्थिति में सुधार करो, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों कृषि ही सबसे ज्यादा व्यवसाय का साधन होता था, और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, ये इनके उद्देश्य थे। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रण प्रणाली और भू राजस्व को त्याग दिया था। क्योंकि बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी उसके अंदर काफी सारी कमियां थी, कठोर थी थोड़ी वो। और जो भू राजस्व, मतलब ये 50% लेते थे। 100 किलो आपने अनाज पैदा किया, 50% देना पड़ता था। इसका इन्होंने थोड़ा इसको परिवर्तित किया था। आगे देखते हैं क्या किया था इन्होंने। गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व के रूप में उपज का लगभग 1/10 या मैक्सिमम 1/11वां हिस्सा ही राज्य द्वारा वसूलने के आदेश दिए थे। देख सकते हो दोस्तों कितना कम किया था इन्होंने, 50% से लेकर ये 10% पे ले आए थे सिर्फ। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्ता भूमि के राजस्व में एक साल में 1/11 से अधिक आय न बढ़ाने के आदेश दिए थे। कि जो इक्ता भूमि होती थी उसमें आय एक साल में मतलब सिर्फ 10 या 11% या बढ़ा सकते हो, इससे फालतू नहीं। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदुओं के प्रति कठोर भू राजस्व नीति का अनुसरण किया था। इसके भी कुछ कारण थे दोस्तों, क्यों हिंदुओं के लिए इन्होंने कठोर भू राजस्व नीति अपनाई थी। इसका मानना था कि हिंदुओं से इतना अधिक कर वसूला जाए कि विद्रोह न कर सके, और यह इतना भी अधिक न हो कि वो लोग कृषि करना ही छोड़ दे। समझ रहे हो ना, ऐसा क्यों करता था? क्योंकि हिंदू एक तो उस टाइम पे मतलब शासक अगर मुसलमानों का था तो वो खुद की ही चलाएंगे। दूसरा, अगर हिंदुओं से ज्यादा टैक्स नहीं लिया, उनके पास ज्यादा धन हो गया, तो किसी टाइम भी वो विद्रोह कर सकते थे। मतलब आर्थिक स्थिति उनकी वो कंट्रोल में ही रखना चाहते थे। आगे दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने जमींदारों, जिनको खुद मुकद्दम या चौधरी बोलते थे, उनको कर वसूली के अधिकार वापस लौटा दिए थे, जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में इनसे छीन लिए थे। तो गयासुद्दीन के शासन काल में जमींदारों को वही स्थिति पुनः प्राप्त हो गई थी जो उन्हें बलबन के काल में प्राप्त थी। मतलब जमींदार ही अब मतलब कर वसूली कर सकते थे। लेकिन अब फर्क क्या हुआ बस, कि अब जमींदारों पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण था, तथा भू राजस्व की दर भी राज्य द्वारा नियंत्रित की जाती थी। पहले क्या होता था कि अपनी मर्जी का टैक्स ले लेते थे कई बार, लेकिन अब एक फिक्स था कि आप इतना ही ले सकते हो, इससे फालतू आप नहीं ले सकते। वो राजा के हाथ में कंट्रोल होता था सारा। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्म ए मियान कहा। रस्म ए मियान किसको कहा गया? इसकी उदारता की नीति को ही, जो ये गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी उदारता की नीति को ही रस्म ए मियान कहा गया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत गयासुद्दीन ने राज्य की आय बढ़ाने के लिए कृषि सुधार कार्यों पर अधिक ध्यान दिया। क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों अलाउद्दीन के काल में 50% होता था जो टैक्स होता था, तो इतने टैक्स मतलब देकर क्या फायदा खेती करने का भी। तो इसने उसको चेंज किया सारा, कृषि सुधार कार्यों पर अधिक ध्यान दिया। अलाउद्दीन के काल में प्रारंभ भूमि की पैमाइश की व्यवस्था को गयासुद्दीन ने समाप्त कर दिया था। गयासुद्दीन न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहता था, बल्कि अधिक से अधिक भूमि को भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहता था। क्योंकि मेन व्यवसाय तो उस टाइम पे कृषि ही था। इस कार्य हेतु अब कृषि अगर ज्यादा चाहिए, हमें पैदावार ज्यादा चाहिए, तो सिंचाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मानते हो ना इस बात को? तो इसीलिए इन्होंने इसको बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई नहरों एवं कुओं का निर्माण करवाया था। और ये नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि नहरों के निर्माण करवाने वाले पहले शासक कौन थे? वो थे गयासुद्दीन तुगलक। इससे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जमींदार वर्ग के साथ साथ ही कृषिक वर्ग जो था, खेती करने वाले, वो भी काफी संतुष्ट हो गए थे। कितनी सारी नहरें बनवा दी, काफी सारा मतलब इन्होंने काम किया था खेती को लेकर के। आगे इनकी प्रशासनिक नीति के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था एक प्रकार से विरासत में मिली थी। मतलब जो प्रशासन उस टाइम पे चल रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था जितनी भी मतलब उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, वो सारी की सारी इसको मिल गई थी। बस इसको दोबारा से कुछ भी नहीं करना था, बस जो कमियां थी वही दूर करनी थी इसको। किंतु अलाउद्दीन ने अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति अपनाई थी, जिसमें गयासुद्दीन ने उदारता का समावेश किया। उसकी थोड़ी कठोर नीतियां थी, इसने थोड़ी उदारता दिखाई। इसने अमीरों को शासन के उच्च पदों पर आसीन किया, किंतु इस संबंध में भी उसने योग्यता को प्राथमिकता दी थी। हाँ ठीक है, अमीरों को मतलब उच्च पदों पर बैठाया था, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके अंदर काबिलियत नहीं है और वो अमीर है तो उसको बैठा दिया। इसने योग्यता को देखा था, काबिलियत को देखा था, उसी हिसाब से इसने उनको पदों पर बैठाया था। गयासुद्दीन ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों की गोपनीय जांच की व्यवस्था को भी प्रारंभ किया था, कि जो बड़े अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मतलब उनका बायोडाटा भी उसके पास होना चाहिए था। ये उसने स्टार्ट की थी ऐसी प्रथा। साथ ही गयासुद्दीन ने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दक्षिणा के स्वरूप में दिए गए धन की भी पुनर्वापसी सुनिश्चित की एवं राजकोष को मजबूती प्रदान की। मतलब जो इसके पहले शासक थे, उन्होंने अगर किसी को ज्यादा दक्षिणा दे रखी है, किसी मतलब संत को, सूफी संत को दक्षिणा दे रखी है, तो उसने क्या किया कि वो धन की पुनर्वापसी सुनिश्चित की, कि इस धन को वापस लौटाओ और राजकोष में जमा करवाओ। इससे उनकी राजकोष की स्थिति जो है मजबूत हो गई थी। आगे इन्होंने क्या किया, शारीरिक यातना द्वारा राजकीय ऋण वसूली को उसने प्रतिबंधित कर दिया, कि ऋण वसूल करने के लिए आप किसी को भी शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रारंभ डाक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया इन्होंने। मतलब उसके अंदर जो भी कमियां थी उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अच्छा बनाया था। इब्न बतूता ने सल्तनत काल के डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण वर्णन किया है। इब्न बतूता दोस्तों, ये किसके काल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, जो अगले शासक आएंगे। दरोगा ए डाक, डाक विभाग तथा गुप्तचर विभाग का प्रथम अधिकारी होता था कौन? दरोगा ए डाक। यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से साम्राज्य के विभिन्न भागों में होने वाली घटनाओं की जानकारी इकट्ठी करता था तथा इसकी सूचना सुल्तान को देता था। कौन? दरोगा ए डाक। गयासुद्दीन ने दिल्ली के निकट एक शहर की स्थापना की थी, जिसका नाम है तुगलकाबाद। दिन में सुबह तथा शाम 2 बार दरबार लगता था और जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता था। तो ऐसी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसके बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। देखिए दोस्तों, क्लास थोड़ी लंबी बेशक हो सकती है, लेकिन हमारा टारगेट यही रहता है कि कुछ छूट ना जाए, कोई शिकायत ना रह जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे गयासुद्दीन तुगलक की सैन्य व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था के बाद अब हम पढ़ेंगे इनकी सैन्य व्यवस्था। तो गयासुद्दीन तुगलक को एक प्रकार से कुशल और स्थायी सेना की प्राप्ति विरासत में हुई थी। जैसे हमने ऊपर देखा था ना, कि जो प्रशासनिक ढांचा था वो उनको विरासत में मिला था, बस कुछ सुधार उन्होंने किए थे। उसी प्रकार से बनी बनाई एक सेना, कुशल और स्थायी सेना इनको मिल गई थी। गयासुद्दीन ने सैन्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया, मतलब उसको मॉडिफाई किया थोड़ा, और जो कमियां थी वो उसने दूर की। अलाउद्दीन द्वारा प्रारंभ में घोड़ों को दागने एवं सैनिकों का हुलिया या रिकॉर्ड करने की जो व्यवस्था थी, उसको इन्होंने बनाए रखा था। मतलब वो चेंज नहीं की थी इन्होंने। मुक्त और वली, ये दो कर थे दोस्तों, मुक्त और वली। इन करों के माध्यम से सैनिकों के वेतन को काटने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। मतलब अब ये जो टैक्स थे जो सैनिकों की वेतन के ऊपर लगते थे, इनको इन्होंने खत्म कर दिया था। सैनिकों के वेतन को भी राज्य की आर्थिक क्षमता एवं राजकोष के आधार पर उच्चतर बनाए रखा था। उच्चतर मतलब राजकोष के आधार का मतलब क्या है? जितना राजकोष के अंदर पैसा होगा उसी हिसाब से जो सैनिक थे उनका वेतन बढ़ता रहेगा। मतलब कम नहीं किया था, बढ़ाया ही था इन्होंने। सैनिक संतोष एवं सैनिक क्षमता के फलस्वरूप ही गयासुद्दीन लगभग समस्त दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल हुआ था। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सैनिकों का संतोष। अगर सैनिक संतुष्ट हैं, उनके अंदर क्षमता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर सैनिक ही नहीं है तो फिर हम क्या तो करेंगे। आगे बरनी के अनुसार गयासुद्दीन ने पुलिस व्यवस्था को भी संगठित किया था, जिससे मार्ग जो था, रास्ते, वो लुटेरों से सुरक्षित हो गए थे और कृषक अब बिना किसी डर के कार्य करने लग गए थे। तो पुलिस व्यवस्था को भी इन्होंने
संगठित किया था। अब इनके कुछ कल्याणकारी कार्य देखते हैं, लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कार्य इन्होंने किए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने मूलतः लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से शासन व्यवस्था का संचालन किया था। काफी उदार नीतियों के साथ और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ इन्होंने शासन किया था। इसके पीछे प्रमुख आधार यह भी था कि वह खुद भी एक उदारवादी दृष्टिकोण से प्रेरित था, और साथ ही इस समय तक दिल्ली सल्तनत काल को स्थापित हुए लगभग 100 साल से ज्यादा का टाइम हो गया था। किसी जगह पे अगर 100 साल से ज्यादा किसी जगह को बसे हुए हो जाते हैं तो वहां पे थोड़ा उदार रहने में भी फायदा होता है कि भाई ज्यादा विद्रोह मेरे एरिया में ना हो, ज्यादा युद्ध ना हो, कोई षड्यंत्र कूटनीति मतलब गुटबंदी वगैरह ना हो, इसी में फायदा होता है सबका। इसी कारण कई तुर्की जो लोग थे वो भारत के स्थायी निवासी बन गए थे, और स्थानीय जनता के साथ उनके सामाजिक संबंध स्थापित हो चुके थे। समझ रहे हो, जो तुर्क से आए थे उनका ही मतलब रिलेशन बन गया था, काफी अच्छे संबंध हो गए थे आपस में। अतः गयासुद्दीन लोक कल्याणकारी परिप्रेक्ष्य में कृषि व्यवस्था में सुधार, नहरों एवं कुओं का विकास, भू राजस्व की निश्चित दर, निर्धनों की आर्थिक सहायता के साथ साथ कन्या विवाह जैसे भी वो कार्य करता था। हालांकि हिंदू जमींदारों के प्रति गयासुद्दीन ने कठोर राजस्व नीति का अनुसरण अवश्य किया था। अब फिर से यहाँ पे हिंदू आ गए। यह एक कूटनीतिक कदम था ताकि अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के आधार पर वह सुल्तान के विरुद्ध गुटबंदी न कर सके। जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि क्यों पहले इसने मतलब हिंदुओं के जो आर्थिक नीति थी उसमें भी थोड़ा सा हिंदुओं से ज्यादा टैक्स वगैरह लेता था, यहाँ पे भी ये हिंदुओं के साथ थोड़ी मतलब वो बरतता था। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा धार्मिक कट्टरता इसके अंदर थी। कारण भी इसने बता दिया, कारण भी क्या था कि वो डरता था कहीं गुटबंदी न कर दे, ज्यादा पैसा इनके पास हो जाए। आगे गयासुद्दीन तुगलक की हम साम्राज्य विस्तार की नीति के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया। गयासुद्दीन तुगलक एक साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रखने वाला शासक था, बढ़ाना चाहता था अपने जो साम्राज्य को। इसी क्रम में उसने उत्तर भारत में अपने प्रशासनिक एवं संप्रभु स्थिति को मजबूत किया। सबसे पहले उत्तर भारत में मजबूत किया, फिर दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में इन्होंने लिया था। मतलब ये पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली के मतलब डायरेक्ट मतलब अंडर ले लिया था काफी सारे हिस्सों को दक्षिण भारत के। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जो आए थे वो सिर्फ वहां पे धन वगैरह लूट कर वापस चले जाते थे, मारकाट मचा के वापस चले जाते थे, लेकिन ये इसने डायरेक्ट रूप से वहां का शासन अपने अंडर ले लिया था सारा का सारा। समझ रहे हो ना, तो ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। अब इसकी कुछ लड़ाइयों कुछ अभियानों के बारे में देख लेते हैं। 1323 का वारंगल विजय। वारंगल जो तेलंगाना है करंट में, उस टाइम पे वारंगल बोलते थे। गयासुद्दीन ने दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के संबंध में सबसे पहले 1323 ईस्वी में वारंगल पर नियंत्रण स्थापित किया। कब किया? 1323 में। वारंगल पर अधिकार प्राप्त करने में गयासुद्दीन के पुत्र जूना खां जिनका नाम क्या पड़ा बाद में, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हालांकि इससे पूर्व में वारंगल पर विजय प्राप्त करने के क्रम में गयासुद्दीन वारंगल के तत्कालीन काकतीय राजा रुद्रदेव से 1321 में हार गया था। 1321 में हार गया था, लेकिन 1323 में दोबारा जाके वहां पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद 1324 ईस्वी में जूना खां के नेतृत्व में जाजनगर विजय के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित किया। 1324 में किसे पराजित किया? जाजनगर का एक शासक था भानुदेव, उसको पराजित किया। इस विजय की जानकारी राजमुंद्री से प्राप्त एक अभिलेख से होती है। कौन से अभिलेख से? राजमुंद्री अभिलेख से। तो राजमुंद्री अभिलेख दोस्तों मेनली तुगलकों से संबंधित था। उल्लेखनीय है कि इसी अभिलेख में जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है। क्या कहा गया जूना खां को? दुनिया का खान। जाजनगर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में वैतरणी नदी के तट पर स्थित एक प्रांत होता था। कौन सी नदी में? वैतरणी नदी पर। अब मंगोल विजय की बात कर लेते हैं। 1324 ईस्वी में जिस समय जूना खान दक्षिण भारत के अभियान में व्यस्त था, उसी समय मंगोलों ने पुणे भारत पर आक्रमण किया, किंतु गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को पराजित कर दिया था। आगे दोस्तों बंगाल विद्रोह का दमन। 1324 में ही बंगाल में एक विद्रोह हुआ था। वारंगल की तरह बंगाल ने दिल्ली में खुसरो खान के शासन काल में, अब खुसरो खान दोस्तों ये वही है जिसको मार करके गयासुद्दीन तुगलक क्या बना था? शासक बना था। यानी कि उसके शासनकाल के दौरान व्यापक अस्थिरता का लाभ उठाकर जब खुसरो खान शासन कर रहा था तो वहां पे शासन के अंदर अस्थिरता थी, तो उसी का लाभ उठाकर 1320 की बातें हो रही है यहाँ पे, तो बंगालियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था, और ये विद्रोह ज्यादा बढ़ गया था 1324 तक आते आते। समझ रहे हो ना, 20 से 24 तक ज्यादा बढ़ गया था।
अतः गयासुद्दीन ने बंगाल के तत्कालीन शासक गयासुद्दीन बहादुर को बंदी बना लिया और बंगाल विद्रोह का दमन किया। आगे दोस्तों देखते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। 1325 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी जब मौत हुई थी तो इनकी मृत्यु के पीछे की भी कहानी है, चलिए उस कहानी को देखते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह के सुल्तान काल में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का एक प्रशासक था। प्रशासक मतलब उस एरिया को इन्होंने, जो खुसरो शाह थे, इनको दे रखा था। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। उत्तर पश्चिमी सीमा वाला प्रांत यानी कि हरियाणा वाला एरिया लगा सकते हो आप, या राजस्थान वाला एरिया लगा सकते हो, तो इनको दे रखा था वो। तो उस दौरान खुसरो शाह द्वारा प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया को व्यापक धन दक्षिणा के रूप में दिया था। एक संत होते थे प्रसिद्ध जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, उनको बहुत सारा धन दे रखा था दक्षिणा के रूप में खुसरो शाह ने। इस बात से गयासुद्दीन तुगलक नाराज थे, क्योंकि ये पहले ही सोचते थे कि ज्यादा धन हमें इन चीजों में वेस्ट नहीं करना, किसी को दक्षिणा वगैरह देने में, प्रशासनिक कार्यों में लगे तो अच्छा है। अतः दिल्ली का सुल्तान बनते ही, जैसे ही सुल्तान बना, उसने निजामुद्दीन औलिया से खुसरो शाह द्वारा दिए गए धन की वापसी की मांग की कि चलिए इस धन को वापस कीजिए, राजकोष के अंदर जमा करवाइए। इससे निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच जो संबंध थे उनके अंदर तनाव आ गया। इसी दौरान गयासुद्दीन तुगलक मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली के समीप सुरक्षित प्राचीर से युक्त एक विशाल किले का निर्माण करा रहे थे। ठीक है, उसी टाइम की बात है। और किले को जल्दी बनवाने के लिए उसने शहर के सभी मजदूरों को निर्माण कार्य में लगा रखा था। सारे मजदूर जितने भी थे कि जल्दी से बनवाना था उसको वो किला। इसी समय निजामुद्दीन औलिया भी एक बावड़ी या कुएं का निर्माण करवा रहे थे, जिस पर श्रद्धा पूर्वक मजदूर जो थे वो रात में काम करने के लिए आते थे। आगे बंगाल विद्रोह के दमन के दौरान, जब बंगाल विद्रोह हो रहा था 1924-25 के आसपास की बात है, तब गयासुद्दीन तुगलक को अपने पुत्र जूना खां के निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बनने तथा औलिया द्वारा जूना खां के सुल्तान बनने की भविष्यवाणी की सूचना मिलती है। वाह भाई वाह! देखिए दोस्तों क्या होता है, एकदम उसको कानो कान क्या खबर मिलती है कि उसका पुत्र जो जूना खां वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। और निजामुद्दीन औलिया द्वारा एक भविष्यवाणी कर दी है कि अगले सुल्तान आप ही बनने वाले हो। मतलब सुल्तान जो थे उस टाइम पे उनके पैरों नीचे से जमीन निकल गई कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे दुश्मन का शिष्य कौन बन गया, मेरा ही पुत्र मेरे दुश्मन का शिष्य बन गया, ये क्या हो गया। और उनको खबर भी नहीं थी, फिर उनको ये सूचना मिलती है। तो यहीं से गयासुद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दे दिया कि भैया आप निकलो दिल्ली से, जब तक मैं इस विद्रोह को दबा के वापस नहीं आ जाता आप मेरे को वहां पे दिखने नहीं चाहिए, आप बस अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। दरअसल निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली तथा समीप प्रदेश क्षेत्र में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा लोकप्रियता थी। वो बड़े संत थे तो लोगों के बीच मतलब काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे वो। इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो डायरेक्ट उनको मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे, उनको मरवा नहीं सकते थे वो, क्योंकि बड़े संत थे। इसी संदर्भ में संत ने सुल्तान तुगलक के लिए कहा था कि हनुस दिल्ली दूरस्थ है, कि जनाब दिल्ली अभी दूर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों कि ये सेंटेंस, ये वाक्य ओलिया साहब ने किसके लिए कहे थे, या फिर ये एक सेंटेंस किसने कहा था। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि दिल्ली अभी दूर है। तो 1325 ईस्वी में बंगाल विजय के बाद वापस दिल्ली लौटते समय दिल्ली से कुछ दूर जूना खान द्वारा सुल्तान के स्वागत के लिए बनाए गए लकड़ी के महल के गिर जाने से सुल्तान की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों आप ही बता सकते हैं कि इनकी जो डेथ थी, इनकी मृत्यु के पीछे क्या कारण था, कोई षड्यंत्र था या फिर वो नेचुरली बस गिर गया था वो घर। काफी जगह लिखा गया है कि मतलब उनकी साजिश थी ये, निजामुद्दीन औलिया और उनके जो शिष्य बन गए थे इनके पुत्र जूना खां, इनकी साजिश थी और इनकी साजिश की वजह से ही इनकी जो डेथ हुई थी। चलिए यहाँ पे इनका चैप्टर खत्म होता है। आगे पढ़ते हैं हम अगले शासक जो बने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। हमने देखा काफी परिवर्तनकारी ये शासक था, काफी अच्छे बदलाव लेकर आया, उदार नीति थी, सहिष्णु था, ज्यादा कट्टर नहीं था, सबके बारे में सोचता था। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो इनके पुत्र थे। तो 1325 में गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां
मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। 1320 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना था, तो जूना खान ने उलुग खां की उपाधि धारण कर रखी थी। मतलब जब इनके पिताजी सुल्तान बने थे, तो इन्होंने उलुग खान की उपाधि धारण कर रखी थी। इसके अलावा राजमुंदरी अभिलेख, देखिए दोस्तों, फिर से आ गया राजमुंदरी अभिलेख। इसमें जूना खां को दुनिया का खान कहकर संबोधित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे इनकी कुछ नीतियां देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन नीतियां। इससे पहले आपको बता दें कि माना जाता है कि ये किस्मत के मारे हुए शासक थे। मतलब किस्मत ने इनका कभी साथ नहीं दिया। इन्होंने जो कुछ करना चाहा हमेशा उसके अपोजिट ही हुआ। जो डिसीजन ये लेते थे, जो प्लान ये लेके आते थे, कोई भी प्लान सफल नहीं हो पाया। और इतिहासकारों ने इसको पागल कहकर बुलाया है। अब ये भी अगर कहीं ऊपर बैठा सुन रहा होगा, तो मतलब गालियां दे रहा होगा हमें कि हमने ऐसे क्या कार्य किए हैं। देखिए कि पढ़ाने वाले मास्टर हमें गालियां दे रहे हैं। काश हम कुछ ऐसे काम कर लेते, कुछ इस तरीके से जी लेते कि मतलब भविष्य में हमें पढ़ाने वाले तो कम से कम हमें गालियां नहीं देते। तो वही बात है दोस्तों, जियो तो शान से जियो, या तो फिर अच्छा नाम बनाओ या फिर गुमनाम रहो। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ नवीन नीतियां हम देखते हैं। सबसे पहला, द्वाबक क्षेत्र में कर वृद्धि। द्वाबक क्षेत्र वो होता है दोस्तों जो ज्यादा उपजाऊ होता था, जहां से मतलब ज्यादा फसल उगती थी वहां पे, वो एरिया उसको बोलते हैं द्वाबक क्षेत्र। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का सुल्तान बनते ही अपने राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि के लिए उपयुक्त जो दोआब का क्षेत्र होता था, उसमें भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाए उस एरिया में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के इस दृष्टिकोण को वर्तमान के प्रगतिशील कर के रूप में समझा जाता है। ये कर अलग है दोस्तों, कर के रूप में समझा जा सकता है। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा करने से पहले कोई विश्लेषण या विचार विमर्श नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही थी मेरे भाई। ये सोचता नहीं था, ज्यादा विचार नहीं करता था, दूरदर्शिता नहीं थी इसके पास, ज्यादा लंबे समय की ये नहीं सोचता था। ठीक है, एनालिसिस नहीं करता था ज्यादा, और केवल अपनी मानसिकता के आधार पर ही कर में वृद्धि कर दी। तो आगे क्या हुआ देखिए, किस्मत ने इनका कैसे साथ नहीं दिया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी गलती यह कर दी थी कि दोआब क्षेत्र में यह कर वृद्धि उस समय की गई जब अकाल की स्थिति होने वाली थी। मतलब अकाल पड़ने वाला था, इनको पता नहीं था कि अकाल पड़ेगा तो अकाल पड़ गया फिर वहां पे। देखिए, कर में टैक्स में वृद्धि कर दी, साथ के साथ अकाल पड़ गया। एक तो पैदावार कम हुई, ऊपर से टैक्स ज्यादा, तो लोग तो परेशान होंगे कि नहीं होंगे। तो दोआब क्षेत्र की जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ने के साथ ही सुल्तान के प्रति असंतोष की भावना भी बढ़ गई। संतुष्ट नहीं हुए इससे कि भैया पहले ही देख लो, हम तो पहले ही मरे पड़े, ऊपर से आपने टैक्स लगा दिया। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कर की वसूली के लिए कठोर नीति का अनुसरण किया। अब लोगों के पास पैसा नहीं है उस क्षेत्र में, ऊपर से आप नीतियां कठोर अपना रहे हो टैक्स को मतलब वसूलने की, ये तो गलत बात है ना। हालांकि किसानों की दुर्दशा को समझते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को कम ब्याज पर ऋण, कुएं खुदवाने पर आर्थिक सहायता देने जैसे भी कदम उठाए थे, लेकिन इनमें काफी देरी हो चुकी थी। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की जो यह नीति थी, यह असफल रही। तो पहला रीजन हमने देखा, पहला कारण और पहली सिचुएशन देखी हमने कि किस तरीके से इनको पागल क्यों बोला जाता था और क्यों कैसे किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया था। आगे देखते हैं, इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था अमीर ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अमीर ए कोही नामक एक विभाग था जो किससे रिलेटेड था? ये कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। इस विभाग के माध्यम से राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए गैर कृषि भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तन करना होता था। इसका उद्देश्य यही होता था कि जो भूमि जिसके ऊपर फसल नहीं उगाई जा रही, उसको कैसे ना कैसे करके उपजाऊ बनाया जाए और वहां पे भी फसल उगाई जाए। सुल्तान द्वारा व्यापक मात्रा में धन खर्च किया गया, किंतु रणनीति के व्यावहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रकार के निगरानी तंत्र की व्यवस्था नहीं की गई। प्लान तो दोस्तों ले आए, सारा सिस्टम इन्होंने सेट कर दिया, लेकिन निगरानी रखने के लिए कि प्लान वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो हमने सोचा था उस तरीके से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ऐसी कोई भी इन्होंने व्यवस्था नहीं की। ऐसा कोई डिपार्टमेंट इन्होंने नहीं बनाया जो उस काम काज को चेक करे, देखता रहे टाइम टाइम पे। तो क्या हुआ फिर, साथ ही योजना के लाभों एवं मानदंडों के संबंध में कृषकों को
जागरूक भी नहीं किया, किसानों को मतलब बताया भी नहीं इन योजनाओं के बारे में ज्यादा। परिणाम स्वरूप योजना के लिए जो आवंटित धन राशि थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसका स्वाभाविक परिणाम योजना की सफलता के रूप में प्राप्त होता है। असफलता के रूप में दोस्तों, असफलता आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी सफल नहीं हुई योजना उसकी। अब लोगों को बताओगे नहीं, जागरूक नहीं करोगे कि हम ये प्लान चला रहे हैं, ये योजना लेके आ रहे हैं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। अब लोगों को पता नहीं चला, ऊपर से कोई देख रेख करने वाला अधिकारी, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो लोग तो भ्रष्टाचार फैलाएंगे ही ना। तो सारी की सारी राशि, काफी सारा धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। अब इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केवल 2 वर्षों में ही लगभग 70 लाख रुपए, यानी वर्तमान के हिसाब से इतने रुपए उसने खर्च कर दिए थे, और परिणाम लगभग जीरो थे। तो राज्य पर आर्थिक दबाव उस टाइम में बढ़ गया था। इससे मोहम्मद बिन तुगलक को और अधिक कठोर आर्थिक नीति के अनुसरण के लिए विवश होना पड़ा। दिमाग खराब हो गया कि भैया मैं तो और कठोर नीतियां अपनाऊंगा, मेरे को तो पैसा सारा, इतना मेरा पैसा खराब हो गया। इस प्रकार जिस योजना को रणनीतिक रूप से आय सृजन के लिए लागू किया गया था, वो सारी योजनाएं राजस्व के घाटे का कारण बनती रही। जो भी योजना लेके आते थे सारी की सारी फेल होती गई। अब करता भी तो क्या, बेचारा करता तो था लेकिन दूरदर्शिता, वो एनालिसिस करने का वो सिस्टम नहीं था इसके पास, इसलिए फेल हो जाता था। आगे एक और इसने बड़ा कदम उठाया, राजधानी को स्थानांतरण करने लग गया। अब भैया जो 100 साल से वहां पे दिल्ली राजधानी है, उसको अगर आप महाराष्ट्र के अंदर लेके जाओगे, देवगिरी के अंदर लेके जाओगे, इतनी दूर लेके जाओगे, तो दिक्कतें तो आएगी ना। सारे के सारे ऑफिस आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे। सारे जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो अपने घर छोड़ के क्यों जाने लगे भैया। यही उसके साथ हुआ। दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी के रूप में स्थानांतरित कर दिया, और देवगिरी का नाम क्या रख दिया, दौलताबाद उसका नाम रखा। इतिहासकारों का मानना है कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया था। स्वाभाविक तौर पर राजधानी के स्थानांतरण से व्यापक स्तर पर धन खर्च हुआ, ये तो होता ही है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। यदि मोहम्मद बिन तुगलक को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित होना ही था, तो उसे राजधानी स्थानांतरण के बजाय सैनिक क्षमता एवं दुर्गबंदी पर अधिक बल देना था। अब ये थोड़े ना है कि आप घर छोड़ के भाग जाओगे, मंगोल तो वहां पे भी आ सकते हैं। फिर कम जो दुर्ग बनाओ, आप अपनी सेना को बढ़ाओ, तो ये कदम उसको उठाने चाहिए थे। इससे स्वाभाविक तौर पर क्या होता कि धन भी बच जाता, और जो परिणाम थे जो प्राप्त हुए हैं वो परिणाम भी प्राप्त नहीं होते, अच्छे परिणाम मतलब प्राप्त होते। इसके अलावा राजधानी स्थानांतरण की योजना इसलिए भी विफल रही कि सल्तनत के प्रमुख पदाधिकारियों ने भावनावश होकर अपने घर को त्यागने में असहजता प्रकट की। होता भी है भाई, इतनी दूर कैसे जाने लगे वो। इसी कारण कई योग्य पदाधिकारियों ने नई राजधानी दौलताबाद में जाने से मना कर दिया, जिसकी उपेक्षा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। एक धारणा यह भी है कि दिल्ली इस समय तक सल्तनत काल के लिए न केवल एक राजधानी, बल्कि प्रतिष्ठा एवं श्रद्धा का केंद्र भी बन गई थी। भैया इतने साल हो गए वहां पे रहते रहते, कैसे छोड़ के जाएंगे, सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। बहुत बड़ा प्रतिष्ठा और श्रद्धा का केंद्र दिल्ली बन गई थी उस टाइम तक। मोहम्मद बिन तुगलक ने वस्तु स्थिति को समझते हुए अपनी राजधानी स्थानांतरण के निर्णय को पलट दिया। पलटना ही था, ये तो होना ही था, समझ रहे हो ना। किंतु ऐसा करने में फिर से काफी देर हो गई। अब देर क्यों करते हैं भाई, ये नहीं पता, किस्मत किस्मत बोल सकते हो बेचारे की। जनता एवं पदाधिकारियों में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आगे फिर उन्होंने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, समझते हैं इसको भी। मुद्रा के क्षेत्र में भी मोहम्मद बिन तुगलक ने उल्लेखनीय परिवर्तन किए। मुद्रा विशेष करके सिक्कों के संबंध में विशिष्ट परिवर्तन करने के कारण क्या थे, कारण को इतिहासकार एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को अमीरों के युवराज की उपमा दी थी। कहने का मतलब क्या है, इसी के कारण एक इतिहासकार थे एडवर्ड थॉमस, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को अमीरों की युवराज की उपमा दी थी, क्योंकि इससे अमीर लोगों को ही फायदा हुआ था बस। गरीब लोग, ज्यादातर तो गरीब और मीडियोकर फैमिली ही होती थी ना, अमीर तो कम ही होते थे, तो अमीरों को ही फायदा हुआ था, धनी वर्ग को। इसीलिए इनको ये संज्ञा प्रदान की गई। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तत्कालीन कम वजन वाले सोने एवं चांदी के सिक्कों के स्थान पर दिनार नामक नए सोने के सिक्कों का प्रचलन किया, जो वजन में भारी होते थे। चांदी के स्थान पर प्रचलित किए जाने वाले सोने के नए सिक्कों को क्या बोला गया, अदली। अदली उस टाइम पे कहा जाता था सोने के सिक्कों को, याद रखना। इसका एक कारण यह माना जाता है कि दक्षिण भारत से उन्हें अधिक सोने और चांदी की आपूर्ति हुई थी। मतलब वहां जब वो अभियान करके आए थे, लौट के आए थे, लूट मार करके आए थे, तो वहां से ज्यादा उसको सोना और चांदी मिल गया था, इसलिए थोड़ा फॉर्म में आ गया था ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन एवं फारस के समतुल्य, चीन एवं फारस के जैसे तांबे और
पीतल के टोकन भी चलवाए। इतिहासकारों का मत है कि तांबे और पीतल के सांकेतिक सिक्कों के प्रचलन के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का प्रमुख उद्देश्य अपने राजकोष में वृद्धि करना और नवीन नीतियों के संचालन के लिए अतिरिक्त धन की प्राप्ति करना था। किंतु नई मुद्रा के प्रचलन के संबंध में मोहम्मद बिन तुगलक की समस्त नीतियां असफल सिद्ध हुई। असफल क्यों हुई दोस्तों? एक तो वो ज्यादा वजन का यूज करने लग गया था। ज्यादा वजन का यूज करते करते मतलब सोना उसके राजकोष से खत्म होने लगा था। फिर जब इसने तांबे और पीतल के सिक्के चलाए तो इन सिक्कों की नकल करना काफी आसान था, क्योंकि यह धातु जनता के पास सरलता से उपलब्ध थी। लोगों के पास पहले ही थे पीतल और तांबे तो। और सिक्कों को ढालने की जो पद्धति थी, उनको बनाने का जो सिस्टम था, वो इतना डेवलप्ड नहीं था, इतना विशुद्ध नहीं था कि उसकी नकल न की जा सके। तो नकल होने लगी। अब साधारण जनता द्वारा भू राजस्व के रूप में जमा करवाया जाने वाला धन भी अधिकांशतः इन्हीं नकली सिक्कों के रूप में राजकोष में जमा करवाया जाता था। हो गया सिस्टम सेट दोस्तों। नकली लोग मतलब नकली सिक्के बनने लगे थे और ये टैक्स देते थे, वो भी मतलब नकली पैसे जाते थे राजकोष में। सोचिए कितना बड़ा मतलब वहां पे ये घोटाला चल रहा था। अंततः सुल्तान ने तमाम नए सिक्कों का प्रचलन क्या कर दिया? बंद कर दिया। करना ही था, होना ही था। किंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर भी मतलब उस टाइम भी काफी देर हो चुकी थी। दोबारा पुरानी व्यवस्था को संचालित करने में भी समस्याएं उत्पन्न हुई। ये भी होनी ही थी। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की साम्राज्यवादी नीतियां। इसने क्या क्या विस्तार किया, देखते हैं कुछ किया भी था कि नहीं। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक भी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षी नीति का पक्षधर था। मतलब चाहता था ये कि मैं करूं विस्तार, लेकिन उस टाइम तक जब तक ये सुल्तान बना तो दिल्ली का जो एरिया था वो पर्याप्त फैल चुका था। मतलब काफी हद तक दक्षिण भारत तक, उत्तर भारत तक, कंप्लीट भारत पर इनका एरिया, इनका मतलब अधिकार हो गया था। तो उसने नवीन क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय जो विद्यमान क्षेत्र थे उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि जितना मेरे पास है इसी को अच्छे ढंग से चला लूं, वही मेरे लिए काफी है। क्या करूंगा मैं बाहर और एरिया वगैरह जीत के। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान कई क्षेत्रीय विद्रोह हुए, जिससे उसकी सुदृढ़ता की नीति को और बल मिला। मतलब विद्रोह हो रहे थे वहीं पे, इसीलिए इसने बाहर जाके मतलब और क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस वहीं पे रहा कि इनको ही मैं ठीक तरीके से चला लूं। 1327 ईस्वी में बहाउद्दीन गुरशासप, एक नाम था एक व्यक्ति का, बहाउद्दीन गुरशासप, इसने दक्कन के गुलबर्ग क्षेत्र के संदर्भ में सुल्तान की प्रभुसत्ता मानने से मना कर दिया था कि नहीं भैया हम नहीं मानेंगे आपका शासन, जिसका मोहम्मद बिन तुगलक ने सफलतापूर्वक दमन किया था। तो एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है इस विद्रोह का। दूसरा 1340 ईस्वी में अवध के एक सूबेदार थे जिनका नाम था एनल मुल्क। एनल मुल्क के विद्रोह को भी मोहम्मद बिन तुगलक ने समाप्त किया था। इसके अलावा सिंध और मुल्तान के विद्रोही शाह अफगान के विद्रोह का भी इन्होंने अंत किया था। और 1351 ईस्वी में गुजरात का विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के लिए अंतिम विद्रोह सिद्ध हुआ। 1351 ईस्वी में एक बीमारी के कारण जब ये विद्रोह का दमन करने के दौरान गए हुए थे तो ये बीमार पड़ गए और इनकी डेथ हो गई थी वहीं पे। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अगर स्टोरी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीतियों के बारे में। हमने पढ़ा कि ये उदार व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार्मिक दृष्टिकोण से उदारता एवं सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। जैसे गयासुद्दीन तुगलक था, ये भी उदार ही था। पूर्व भारतीय सुल्तानों के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। काफी इंपॉर्टेंट, जैन धर्म को संरक्षण देने वाला ये पहला शासक था। और इसने हिंदुओं के त्योहार जैसे दिवाली और होली जैसे त्योहारों में भी भाग लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक एक साहसी, एक वीर शासक के साथ एक परिवर्तनकारी शासक भी था। परिवर्तन तो दोस्तों इन्होंने किए थे काफी, अब सफल नहीं हो पाए तो क्या कर सकते हैं। किंतु उसमें दूरदर्शिता का प्राय अभाव रहा है। सिस्टेमैटिक वैसे सोचता नहीं था, एनालिसिस नहीं करता था, इसी वजह से फेल हो जाता था। साथ ही इन योजनाओं में विद्यमान कमियों को दूर करने एवं विश्लेषण करने के बजाय पूरी योजनाओं को ही बंद कर देता था। मतलब जो कमी है उसको दूर करना चाहिए ना, देखना चाहिए कमी क्यों हुई है, क्या मतलब दिक्कत रह गई थी, तो उनको कमियों को दूर करने के बजाय साफ साफ बंद कर देता था, इसलिए फेल हो जाता था। चलिए इनकी डेथ हो गई है, इनका सिस्टम खत्म है, चैप्टर खत्म। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। ये बने 1351 में क्योंकि 1351 में उनकी डेथ हो गई थी। वस्तुतः फिरोज शाह तुगलक
तुगलक वंश का एक प्रकार से अंतिम योग्य और कुशल शासक था। इसके बाद कोई ज्यादा योग्य शासक नहीं बचा था, यही था अंतिम था, क्योंकि इसके परवर्ती तुगलक वंश के सभी सुल्तान अयोग्य और अकुशल थे जो आने वाले थे। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई भी पुत्र योग्य नहीं था, और जो कोई भी था ना ही वो मतलब सुल्तान बनने के इच्छुक थे। जो उनको पुत्र थे वो सुल्तान बनने के इच्छुक भी नहीं थे। अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन की अंतिम अवस्था के दौरान फिरोज शाह तुगलक को ही अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जब ये अंतिम अवस्था में था तो इसने इसको पहले नियुक्त कर दिया था। अब पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक की नीतियों के बारे में। फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान बना तो पूर्ववर्ती शासक मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के कारण किसानों के साथ उलेमा तथा अमीरों के कई वर्ग असंतुष्ट थे। किससे? क्योंकि उसकी जो नीतियां थी वो फेल होता जा रहा था। जो भी वो प्लानिंग लेके आ रहा था वो सारी सारी प्लान फेल हो रहे थे, इसलिए जो किसान थे वो भी, उनके साथ उलेमा और कई अमीर वर्ग भी असंतुष्ट थे। उलेमा मतलब दोस्तों पुरोहित टाइप लगा सकते हो, जो हिंदू धर्म में पुरोहित होते हैं, कुछ मतलब धार्मिक पदों पर होते हैं, उनको उलेमा बोलते थे। और उस टाइम पे उलेमा का एक धार्मिक जो पद था वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो ये काफी कट्टर प्रवृत्ति का इंसान था, कट्टर मुस्लिम था ये। इनके कार्यों को देखकर पता चलता है कि मतलब इसने अपने धर्म के लोगों के लिए ज्यादा काम किए हैं और हिंदू धर्म के लोगों के लिए कुछ काम इन्होंने नहीं किए थे। आगे इनके कार्यों से पता चलेगा। देखते हैं। इसके साथ ही राज्य का राजकोष भी घाटे में चल रहा था जब ये सुल्तान बने, तब स्टार्टिंग की बात है दोस्तों। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसी क्रम में फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर बकाया सभी ऋण जो थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने आर्थिक सहायता के लिए प्रदान किए थे, जो उनको मतलब कर्जा दे रखा था, वो सारे के सारे कर्ज इसने माफ कर दिए थे। इसमें एक प्रकार का ऋण था सोंधर। ये सोंधर क्या था दोस्तों? ऋण कर्ज का नाम था, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। जो किसानों को दे रखा था कर्जा, उसको बोलते हैं सोंधर। फिरोज शाह तुगलक ने मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार नामक अधिकारी को किसानों के ऋण संबंधी रिकॉर्ड को नष्ट करने का आदेश दे दिया, कि जिसके अंदर कर्जे के जो कागजात थे वो सारे नष्ट कीजिए। ये कौन सा अधिकारी था? मुशरिफ ए मुमालिक, महालेखाकार। इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर के रूप में एक नया कर लगाया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इसको भी चाहिए था ना रिवेन्यू। तो इसने सिंचाई कर लगाया, जिसको क्या बोला गया? हक ए शर्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हक ए शर्ब। इसको लागू किया, जो कि उत्पादन का 10% होता था। 100 किलो अनाज पैदा हुआ तो 10 किलो आपको देना पड़ेगा राजा को। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर थे, लगभग 24 कर थे, उनको माफ कर दिया, जिसमें सोनधर ऋण भी शामिल था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। ये सोनधर दोस्तों, ठीक है। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर, जिसका नाम था हक ए शर्ब, ये लगाया। ये 1/10 होता था। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने राज्य की आय संबंधी लिखित ब्यौरे निर्मित करवाए थे। मतलब सारा ये रिटर्न के अंदर रखता था, सारा का सारा रिकॉर्ड, जो उसकी आय होती थी, ठीक है, सारे पूरे राज्य की जितनी आय होती थी, टैक्स वगैरह सबको रिटर्न में रखता था ये। संभवतः सरदारों एवं अधिकारियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से फिरोज तुगलक ने अलाउद्दीन द्वारा समाप्त जागीरदारी प्रणाली होती थी, कि जागीर के स्थान पर वेतन देने की प्रणाली, इसको दोबारा से लागू कर दिया। इससे जमींदार और जागीरदार खुश हो गए कि हमें जमीन के बदले, जागीर के बदले आप वेतन दे सकते हो। ये पहला शासक था जिसने सुल्तान का पद धारण करते समय अपने साथ ही सभी पूर्ववर्ती शासकों मोहम्मद गोरी से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक जितने भी शासक हुए, सबके नाम का खुतबा पढ़वाया था। खुतबा मतलब तारीफें पढ़वाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर, क्योंकि ऐबक दोस्तों खुद को सुल्तान मानता भी नहीं था, इसने सुल्तान की उपाधि ली भी नहीं थी। वस्तुतः इस दृष्टिकोण के पीछे क्या मतलब क्यों था? जनता एवं प्रशासनिक वर्ग की संवेदना सहानुभूति प्राप्त करना इसका एक कारण था, इसलिए उसने ऐसा किया था। फिरोज के काल में न्यायिक व्यवस्था में धर्म दोस्तों काफी ऊपर पहुंच गया था। मतलब धार्मिक, जैसे हमने पहले ही बताया कि कट्टरता इसके अंदर थी, तो प्रशासनिक मामलों में धर्म भी उसके अंदर आ रहा था। धार्मिक कुछ पद थे जिनसे सलाह करके ये सुल्तान कुछ कार्य करता था। अब फलस्वरूप मुसलमान अपराधियों के लिए मृत्यु दंड देने की प्रथा को खत्म कर दिया गया, कि जो मुस्लिम अपराधी है उसको मृत्यु दंड हम नहीं देंगे। गैर मुसलमानों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था कर दी गई। जो गैर मुस्लिम थे, बेचारे हिंदू वगैरह जो भी थे, ब्राह्मण, तो उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था कर दी गई। अपनी आत्मकथा फतुहाते ए फिरोज शाही में फिरोज तुगलक ने लिखा है
कि मुझे अल्लाह से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिली है कि मैं मुसलमानों को अनुचित रूप से मारे जाने की प्रथा को बंद करूं। वाह भाई वाह, आपको तो सीधे संदेश मिलते थे मतलब ऊपर से। फिरोज तुगलक ने अमीरों को संतुष्ट करने के लिए सैनिक व असैनिक पदों को वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत मतलब सैनिक का बेटा सैनिक। ये इसने क्यों किया? अमीरों को संतुष्ट और खुश करने के लिए। परिणाम क्या निकला? सेना में जो दक्षता थी, जो काबिलियत थी, वो कम होने लगी। होगी काबिलियत तो कम, जरूरी थोड़ा ना है कि सैनिक के बेटे में इतनी काबिलियत हो कि वो सैनिक ही बने। क्या पता उसके अंदर कोई और टैलेंट हो, वो कुछ और काम जानता हो। फिरोज तुगलक ने उलेमाओं का सहयोग पाने के लिए क्या किया? कट्टर धार्मिक नीति अपनाई। उलेमाओं को विशेषाधिकार पुनः प्राप्त किए तथा शरीयत, शरीयत दोस्तों ये इस्लाम कानून आप इसको बोल सकते हो, शरीयत को न केवल प्रशासन का आधार घोषित किया बल्कि व्यवहार में भी उसे लागू किया। शरीयत कानून इन्होंने लागू किए, जैसा तालिबान के अंदर या कई और मुस्लिम देशों के अंदर आपको देखने को मिलता है। औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनको शिक्षा नहीं दिलवाई जाती, पर्दे के अंदर रखा जाता है, वो सारी चीजें इसने की थी। ऐसा करने वाला यह पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने शरिया कानून लागू किया था। फिरोज तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों से भी जजिया, ये जजिया कर था दोस्तों, जो पहले गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जिसमें ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, बाकी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन इसने ब्राह्मणों से भी ये लेना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही फिरोज ने नगरकोट के मंदिर को नष्ट किया था। फिरोज तुगलक ने हालांकि 23 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था जिनका शरीयत में उल्लेख नहीं था। जिनका शरीयत में उल्लेख था वो 4 टैक्स थे, ये बस वही वसूलता था, जो थे खराज, जो कि भू राजस्व कर था, एक खम्स था, ये लूट का सामान, जकात और जजिया, ये 4 कर वसूले जाते थे, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा कर के रूप में हक ए शर्ब, ये सिंचाई कर होता था, जो हमने डिस्कस किया है। 1/10 भाग होता था, मतलब 10% ये टैक्स होता था। अब जजिया कर देख लेते हैं क्या होता था। यह गैर मुस्लिम कर था। इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के काल में हुई थी, जो निरंतर दिल्ली सल्तनत काल में बना रहा था, मतलब स्टार्टिंग से बना हुआ था 712 ईस्वी से लेकर अब तक। किंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित कर दिया। इससे पहले ये इसके दायरे से बाहर होते थे, ब्राह्मणों पर पहले टैक्स नहीं लगता था। आगे जकात, ये भी एक टैक्स है, एक मुस्लिम धार्मिक कर था दोस्तों, जिसका उल्लेख शरीयत धर्म में प्रारंभ से ही है। ये मुस्लिमों से लिया जाता था, जो धार्मिक कर होता था, अर्थात यह किसी मुस्लिम शासक द्वारा शुरू किया गया कर नहीं था। जो जकात था ये किसी ने शुरू नहीं किया था, जैसे जजिया को तो शुरू किया था ना कासिम ने, लेकिन जकात का जिक्र पहली शरीयत में था और इसे वसूला केवल शासक के द्वारा ही जाता था। फिरोज ने प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की नियुक्तियों को अत्यंत सीमित कर दिया। ये तो करना ही था, कट्टर इतना था, हिंदुओं को कहां पदों पर रखने वाला था ये। उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए फिरोज तुगलक मुस्लिम महिलाओं के पीरों की, मतलब जो मजार होती थी वहां पर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। अब देखिए उनकी क्या गलती, पहले मजार पर चली जाती थी, महिलाओं के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि आप मजार पर नहीं जाएंगी, और पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया कि पर्दे के अंदर ही आप रहेंगी। इसके साथ साथ इन्होंने कई मस्जिदों और मदरसों का निर्माण भी करवाया था। आगे दोस्तों, फिरोज तुगलक ने कृषि के विकास के लिए सतलज व यमुना से अनेक नहरें बनवाई थी। इनमें उलूग खानी और राजवाही नहरें प्रमुख थी, नाम याद रखना। इन नहरों से दिल्ली, हरियाणा तथा आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई होती थी। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने इसी प्रकार फलों के 1200 बगीचों का भी निर्माण करवाया था और फलों के निर्यात पर बल दिया था। फिरोज शाह ने कई प्रकार के कारखाने भी खुलवाए थे। स्थापत्य कला के विकास पर भी इसने बल दिया था। काफी इमारतें इसने बनवाई थी, काफी इमारतों को इसने रिपेयर करवाया था। ठीक है। ये एक विभाग था, नए विभाग की मतलब स्थापना की थी इसने। इमारत नामक वाने, वाने नाम था दोस्तों, वाने इमारत नामक एक नई विभाग की स्थापना की थी, याद रखना वाने। इस विभाग द्वारा अनेक मदरसों, मकतबों, इनका निर्माण करवाया गया था। इस विभाग द्वारा फिरोज ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, मरम्मत करवाई थी, और 5वीं मंजिल इसने बनवाई थी। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नासिरिया मदरसा होजे शमसी, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, ये इनकी मरम्मत भी किसने करवाई? तुगलक ने करवाई थी। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित हौज खास, इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? फिरोज तुगलक नहीं करवाई थी। हौज खास जो दिल्ली के अंदर है। फिरोज तुगलक ने अनेक नगरों का भी निर्माण करवाया, जैसे फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, ये हरियाणा के अंदर है, और जौनपुर। याद रखना जौनपुर भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिरोज के काल में 2 प्रमुख वास्तुकार होते थे, मलिक ए सहना तथा एक इसका शिष्य था अहमद। ये इनके 2 वास्तुकार थे, मलिक ए सहना और अहमद। फिरोज तुगलक ने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी
कि दास हम निर्यात नहीं करेंगे, कहीं भेजेंगे नहीं, कहीं बेचेंगे नहीं उनको। और सर्वाधिक दास जो होते थे वो फिरोज तुगलक के अधीन ही होते थे। पूरी सल्तनत काल में सबसे ज्यादा दास इसके पास होते थे। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने दीवान बंगदान नामक विभाग की स्थापना की थी। नाम ध्यान रखना, दीवान ए बंगदान, बंदगान, दीवान ए बंदगान। नाम दोस्तों थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, सारे याद भी नहीं रहते, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे ही। फिरोज तुगलक ने मुस्लिम लोगों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए। फिरोज ने दीवान खैरात नामक विभाग स्थापित किया, जो गरीब मुसलमानों को आर्थिक सहायता देता था और उनकी बेटियों के विवाह वगैरह करवाता था। अब दीवान इस्तिहाक ये एक पेंशन विभाग था, जो अनाथ मुस्लिमों को पेंशन देता था। दीवान इस्तिहाक, दोनों को याद रखना, दीवान इस्तिहाक और दीवान खैरात। उल्लेखनीय है कि अपने जीवन काल में ही उसके दो पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद उनका पोता तुगलक शाह गयासुद्दीन द्वितीय के नाम से शासक बना। किस नाम से? गयासुद्दीन द्वितीय। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश में कोई ऐसा योग्य शासक नहीं बचा था जो कुशलता से शासन को चला सके। इसके साथ ही राजगद्दी को लेकर काफी पारिवारिक संघर्ष भी चल रहे थे, जिस कारण कोई शासक दीर्घ काल तक डट नहीं पाया, टिक नहीं पाया, ज्यादा शासन नहीं कर पाया। हालांकि अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक ने लंबे समय तक शासन किया, किंतु इसी दौरान दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे प्रांतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि हम फ्री हैं। जब इसका काल आया तो इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, इन्होंने, राजस्थान, गुजरात और पंजाब ने। अंततः पंजाब के सूबेदार खिज्जर खां द्वारा आमंत्रित करने पर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने लूटपाट के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब? 1398 ईस्वी में। किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने। किसने इनको इनवाइट किया था? पंजाब के सूबेदार खिज्जर खान ने। तब ये दिल्ली का जो सुल्तान था ये कहाँ भाग गया? गुजरात भाग गया। जो नसीरुद्दीन महमूद था वो गुजरात भाग गया और तैमूर लंग ने दिल्ली को खूब लूटा। नासिरुद्दीन महमूद जो गुजरात भाग गया था, कुछ समय के लिए दौलत खान नामक अफगान ने दिल्ली पर शासन किया। किसने किया था? दौलत खान। 1413 ईस्वी में प्राकृतिक कारणों से नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और तुगलक वंश का यहाँ पे एंड हो गया। कब? 1413 ईस्वी में। इसके बाद खिज्जर खां के नेतृत्व में दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसका नाम क्या था? सैयद वंश। तो कंप्लीट दोस्तों हमने इस लेक्चर को पढ़ा है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा हो बीच में। सारी प्रशासनिक, आर्थिक नीतियां, सब कुछ, क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या बदलाव हुए थे, कौन सी नीतियां आई थी, सारा सिस्टम हमने पूरा सेट किया है, यहाँ पे सब कुछ पढ़ा है। तो अगर लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए, टेलीग्राम पे जाकर आप चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो और सिर्फ वीडियो देखने के बाद आप उनको रिवाइज कर सकते हो। इससे बढ़िया कंटेंट दोस्तों आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। तो पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।